के वीडियो में हम अंडरग्राउंड वाटर के इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को समझ रहे हैं। तो अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में हम देखते हैं मैनी डिपोजिशनल फॉर्म्स डेवलप विद इन द लाइमस्टोन केव्स। द चीफ केमिकल इन लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट which is easily soluble in carbonated water, carbon dioxide absorbed rainwater. This calcium carbonate is deposited when the water carrying it in solution evaporates or loses its carbon dioxide as it trickles over rough rock surfaces. तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हमारे पास में कब बनते हैं उसके बारे में बताया है कि वो बनते हैं हमारे पास में लाइमस्टोन केव्स के अंदर है। मोस्टली लाइमस्टोन केव्स के अंदर हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास में मेनली जो केमिकल होता है कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जा रही है ना, क्योंकि लाइमस्टोन डोलोमाइट की बात कर रहे हैं वहां पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा। ठीक है, उसके बाद में कार्बोनेटेड वाटर उसके साथ में रिएक्शन करता है। कार्बोनेटेड वाटर कैसे, बारिश का जो पानी होता है, बारिश के पानी में क्या होगा भाई, H2O तो है ही है, वाटर है तो CO2 भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोला है, कार्बोनेटेड वाटर बोला है ना। ये कार्बोनेटेड वाटर क्या करता है, लाइमस्टोन या डोलोमाइट की रॉक के साथ में काम करता है ना। लाइमस्टोन या डोलोमाइट की रॉक के अंदर क्या है, आपको यहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिखाई देगा, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बोनेटेड वाटर। अब इनकी रिएक्शन होती है, इनका एक जो सॉल्यूशन बनता है उसकी वजह से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हमें दिखाई देते हैं। ठीक है जी, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स और पिलर्स, इन तीनों के बारे में अब यहाँ पे बात होगी। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में हम तीन के बारे में बात करें, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स एंड पिलर्स के बारे में। स्टैलेक्टाइट्स हैंग एज आइसिकल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, नॉर्मली दे आर ब्रॉड एट देयर बेसेस एंड टेपर टुवर्ड द फ्री एंड, शोइंग अप इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। देखो स्टैलेक्टाइट्स क्या होता है, जो रूफ होती है, रूफ से निकल करके जो शेप बनती है उसको स्टैलेक्टाइट कहा जाता है। स्टैलेक्टाइट्स इसीलिए क्या यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया आपके लिए, हैंग है ना, वो हैंग कर रही होती है, रूफ से हैंग कर रही होती है, उस शेप को स्टैलेक्टाइट्स कहा जाता है। ठीक है, स्टैलेग्माइट किसको कहा जाता है, जो राइज अप यानी सरफेस से ऊपर की तरफ जो शेप बन के जा रही है उसको स्टैलेग्माइट्स कहा जाता है। फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स, in fact stalagmites form due to dripping water from the surface or through the thin pipe of the stalactite immediately below it. देखिए क्या होगा, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट दो हमारे पास में शेप्स के नाम आ रहे हैं, उनको देखते हैं हम पहले। क्या है, देखो ये जो हमारे पास में आ रही है शेप्स है ना, ये जो शेप आ रही है ये क्या है, स्टैलेक्टाइट है ना। ये जो शेप्स आ रही हैं ये सब क्या है, ये स्टैलेक्टाइट है ना। स्टैलेक्टाइट क्या है, रूफ से नीचे की तरफ आ रही होती है, इसको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। और ये नीचे से जो हमारे पास में आ रही है ये है स्टैलेग्माइट्स है ना। ये क्या है, स्टैलेग्माइट्स होती है, ये होती है स्टैलेक्टाइट्स। स्टैलेक्टाइट्स जो होती हैं रूफ से आ रही होती हैं, स्टैलेग्माइट्स जो होती है सरफेस से आ रही होती है। अब क्या होगा, इनके लिए सोर्स क्या हो सकता है, जो नीचे की तरफ वाटर यहाँ पे था है ना, सरफेस में जो वाटर हमारे पास में अवेलेबल था, यहाँ वाला वाटर वही इनके लिए काम कर रहा होता है स्टैलेग्माइट के लिए। या फिर ऊपर का जो वाटर परकोलेट होकर के नीचे आ रहा है उसी से क्या बन रही होती है, स्टैलेग्माइट बन रही होती है। ये स्टैलेग्माइट और ये स्टैलेक्टाइट। ठीक है, अब देखो स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट जहां पे पूरा ज्वाइन हो रही है, ये पूरा क्या बना रही है, पिलर बना रही है। ये पूरा क्या बना रही है, एक पिलर बना रही है। ठीक है, ये भी देखो यहाँ पे ज्वाइन होने लगी तो ये पूरा क्या बना रही है, एक पिलर बना रही है ना, एक पिलर बना देगी। अलग अलग है, स्टैलेक्टाइट है, नीचे स्टैलेग्माइट है, ज्वाइन हो जाएगी तो एक पिलर बना देगी। बात समझ रहे हो, ज्वाइन हो जाएगी तो एक पिलर को ये बना देगी। यस, स्टैलेग्माइट्स में टेक द शेप ऑफ अ कॉलम, अ डिस्क और विद ईदर अ स्मूथ और राउंडेड बल्जिंग एंड or a miniature crater-like depression. The stalagmite and stalactites eventually fuse to give rise to columns and pillars of different diameters. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कॉलम या पिलर का फॉर्मेशन फाइनली करते ही करते हैं। कौन कौन मिलकर के, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, कॉलम और पिलर का फॉर्मेशन करते हैं। अभी देखो मैंने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया, ये क्या है, कॉलम या पिलर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कौन कौन मिलकर कर रहे हैं, स्टैलेक्टाइट ये जैसे आ रहा है, ये सामने से स्टैलेग्माइट इसके अंदर आके मिल जाएगा, ये पूरा एक कॉलम बन जाएगा, या इसको आप पिलर कह दोगे, जैसे यहाँ किया है, जैसे यहाँ किया है। आ रही है बात समझ में। ये देखो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया है स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का है ना। ये स्टैलेक्टाइट है, ऊपर से आ रहा है, जो नीचे से स्टैलेग्माइट है, दोनों जहाँ मिल जाएंगे ये पूरा एक पिलर बन जाएगा, यहाँ पे पिलर बन जाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट जो होते हैं वो बनते हैं और काम करते हैं। यस, तो अब हम बात करें यहाँ पे, जो अभी तक हमने सारा कुछ पढ़ा है उसको यहाँ पूरा समराइज किया हुआ है एनसीईआरटी के डायग्राम ने।
तो स्वेलो होल किस तरीके से बनता है, जो थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, इस डिप्रेशन में पानी इकट्ठा होने लग जाता है तब ये बन जाता है। सिंक होल जो होता है, सिंक होल किस तरीके से बनता है, ये फनल लाइक शेप्ड होती है ना, ऊपर आपको थोड़ा सर्कुलर सेमी सर्कुलर दिखता है, फनल शेप्ड होते हैं। उसके बाद में तो ये फिर अब आपके पास में क्या बन रही है, एक ऐसी शेप बन रही है जिसके अंदर कोलैप्स सिंक है ना, तो कोलैप्स सिंक वाले को आप क्या कहते हो, डोलाइन कहते हो, है ना, ये डोलाइन बन जाता है यहाँ पे आपके पास में। उसके बाद में जैसे अभी आपने फिर ये देखा सिंक होल्स जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, है ना, वैली सिंक किस तरीके से बनते हैं, जिनको वालास भी हम कहते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये वैली सिंक वगैरह होते हैं अपने पास में। देखो अब इसके अंदर क्या था, सिंक होल जो थे ना ज्वाइन नहीं कर रहे थे, ये सिंक होल्स थे, अब ये ज्वाइन कर जाएंगे, ये ज्वाइन करते ही कैसी शेप बनने लग जाएगी, पूरे ज्वाइन कर जाए अगर ये, तो ऐसी कोई एक शेप बन जाएगी ना, तो ये क्या है, वैली सिंक होते हैं वालास, है ना। तो डोलाइन और सिंक होल्स जो है ना, ये कुछ डोलाइन है और सिंक होल है, वो ज्वाइन कर जाएंगे, वैली सिंक बन जाएंगे, ठीक है। फिर हमने डिपोजिशनल के बारे में बात की, ये सारे क्या है, इरोजनल है, ये सारे इरोजनल है। अब ऊपर वाले क्या है, डिपोजिशनल है। तो अब इस डिपोजिशनल के अंदर अगर हम देखें, स्टेलेक्टाइट था, ये इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये क्या है, स्टेलेगमाइट है, नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रहा है। केव होती है, केव का एक माउथ होता है ना, जहां से केव की ओपनिंग होती है उसको केव का माउथ कहते हैं। दोनों तरफ अगर इसके माउथ हो, दोनों तरफ ओपनिंग हो, तो उसको हम टनल बोल देंगे, है ना। तो जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट मिल जाते हैं तो वो पिलर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हमें डिपोजिशनल के अंदर तीन चीजें ध्यान रखनी है, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और पिलर, तीन चीजें याद रह जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पे क्या देखना था, कास्ट फीचर्स के अंदर इरोजनल वालों में हम बात कर रहे थे, तो ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, इनका हमने रिविजन भी कर लिया। आई होप कि इसके अंदर अब आपको कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एज ऑलवेज जो एनसीईआरटी अपना पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमारे काम की चीजें हैं, और उसके बाद में हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। चलिए उससे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ग्लेशियर को अगर हम समझे तो बेसिकली ग्लेशियर्स शीट ऑफ आइस हम कह सकते हैं ना, एकदम लेमैन लैंग्वेज में कहें तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, शीट ऑफ आइस होते हैं। तो वो आपने कहाँ पे देखे होंगे, वो आपने हिमालयाज के अंदर भी देखे होंगे, है ना। तो हिमालयाज के अंदर भी आपने जो स्नो कवरिंग देखी है ना, ये यहाँ पे आपने स्नो कवरिंग जो देखी होती है वो क्या है, बेसिकली वहां पे ग्लेशियर्स के फॉर्म में है ना, वो वहां पे क्या है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में। या फिर आप अर्थ के अंदर अगर आप बात करें, नदर्न एंड सदर्न पोल के अंदर दोनों में अगर आप देखें, तो यहाँ पे आपको अंटार्कटिका में और आर्कटिक रीजन में भी आपको क्या दिखाई देती है, बहुत सी शीट्स दिखाई देती हैं, बहुत ऐसा लंबा प्लेन है जिसके ऊपर सिर्फ आइस जमी हुई है ना। तो वो आइस वहां पे पूरा जम रखी है, उस पूरे सेक्शन को हम क्या कहेंगे, उसको हम एज ए ग्लेशियर्स कहेंगे। अब ग्लेशियर्स जो हम देख रहे हैं माउंटेन्स के ऊपर देख रहे हैं, या फिर यहाँ अंटार्कटिक और आर्कटिक वाले जो रीजन में देख रहे हैं, उनका क्या बेनिफिट है, वो क्या रोल करते हैं, उसको अगर हम पहले समझे तो देखिए, जितने भी रिवर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना, अगर हम यहाँ पे देखें तो जितने भी रिवर्स हैं उन सब रिवर्स के लिए अगर वाटर का कोई सोर्स है, कंटिन्यूअस वाटर का अगर कोई सोर्स है जो उनको रेगुलरली फीड कर रहा है, वो कौन है, ग्लेशियर्स है। तो उन ग्लेशियर्स के थ्रू वाटर मेल्ट होकर के उन रिवर्स के अंदर आता रहता है, और रिवर्स में हमें कंटिन्यूअस वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो हम एक बात तो ये समझ चुके हैं कि जो हमारे पास में रिवर्स आ रही है माउंटेन से निकल करके, जैसे गंगा आ रही है अभी, है ना, रिवर जो माउंटेन हिमालय से निकल करके आ रही है, तो वहां क्या है, ग्लेशियर्स होंगे, वो ग्लेशियर उनको फीड कर रहे हैं, उसकी वजह से गंगा में कंटिन्यूअसली हमें वाटर दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरीके से जो ग्लेशियर्स हैं, अब एक चीज मैंने आपको क्या कही, ग्लेशियर्स मेल्ट होके गंगा के अंदर वाटर को लेके आ रहे हैं, तो क्या वाटर जैसे फ्लो कर रहा है वैसे ग्लेशियर्स भी फ्लो करते हैं, या ग्लेशियर्स अपनी जगह के ऊपर ही है, एक्चुअल में ग्लेशियर्स भी फ्लो करते हैं, है ना। ग्लेशियर्स का भी मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, उनका मूवमेंट कैसा होता है, स्लो मूवमेंट होता है। लेकिन अगर आप वाटर के बारे में बात करें तो वाटर का कैसा होता है, रैपिड मूवमेंट होता है ना, ठीक है, वाटर का रैपिड मूवमेंट होता है। लेकिन अगर ग्लेशियर्स का मूवमेंट आप देखें तो वो स्लो मूवमेंट होता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो आज के सेक्शन में हम बात करेंगे ग्लेशियर्स के थ्रू जो लैंडफॉर्म्स बनने हैं हमारे पास, यानी ग्लेशियर्स अगर स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं तो क्या वो कोई लैंडफॉर्म को बना रहे हैं, अगर वो बना रहे हैं तो किस तरीके की लैंडफॉर्म बन रही है ना। तो जो लैंडफॉर्म हम देखेंगे तो वो इरोजनल कौन सी है और डिपोजिशनल कौन सी है, उन दोनों के बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। चलिए, यस, masses of ice moving as a sheets over the land, continental glacier or Piedmont glacier. If a vast sheet of ice is spread over the plains of the foot of mountains or as a linear flows down the slopes of mountain in broad trough-like valleys, mountain and valley glaciers are called glaciers. तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया हुआ है, ग्लेशियर्स को क्लासिफाई किया हुआ है। एक तो हमें बताया माउंटेन और वैली ग्लेशियर जिनको हम कहते हैं, दूसरा हमारे पास में कॉन्टिनेंटल या पेडिमोंट ग्लेशियर होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास में जो हमने अंटार्कटिक आर्कटिक वाले की बात कर ली और एक माउंटेन वाले की बात कर ली। द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स इज स्लो अनलाइक वाटर फ्लो, है ना, कैसा मूवमेंट होता है, स्लो मूवमेंट होता है।
द मूवमेंट could be a few centimeters to a few meters a day or even less or more. Glaciers move basically because of the force of gravity. तो यहाँ पे दो तीन चीजें हमारे पास में काम की निकल करके आ रही है। एक तो ग्लेशियर्स का मूवमेंट किस वजह से होता है? ग्लेशियर्स का मूवमेंट होता है ग्रेविटी की वजह से। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे है ना, माउंटेन्स के ऊपर जो आइस के ऐसे शीट है, ग्लेशियर्स जो यहाँ पे पूरा डिपॉजिट हो रखे हैं, उनका मूवमेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा है। अब ग्रेविटी तो किसी का भी सगा नहीं है, ग्रेविटी क्या करेगा? उसको नीचे की तरफ पुल करेगा। जैसे ही पुल करेगा वो क्या करेंगे, हम देखते हैं उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है। एक बात है, अब जो मूवमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है? मूवमेंट क्या बहुत फास्ट हो रहा है? फास्ट तो नहीं हो रहा, वो अपन ने बात कर ली कि स्लो मूवमेंट होता है। अब स्लो मूवमेंट में भी क्या है, मान लो कुछ 1 सेंटीमीटर चल जाए पूरे एक दिन के अंदर, है ना, या फिर अगर हम देखें मान लो 0.5 सेंटीमीटर ही चल रहा है वो पूरे दिन के अंदर, है ना, 1 डे के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो सकता है? हम ये बात को अगर सिंपली समझें कि ग्लेशियर्स का मूवमेंट स्लो तो है, लेकिन वो इतना स्लो हो सकता है कि शायद वो कुछ सेंटीमीटर्स में ही चल पाए, है ना, या कुछ मीटर्स चल पाए। लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? उसके ऊपर ग्रेविटी कितना है, उसका खुद का स्पेसिफिक मास वगैरह कितना है ना, कौन सी हाइट पे, कौन सी लोकेशन पे है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, बहुत सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें ग्लेशियर्स का, एक बात हमें पता लगा, मूवमेंट होता है जो स्लो होता है, उसका कॉज क्या है? ग्रेविटी उसका कॉज है। ग्लेशियर्स के टाइप कौन कौन से हैं उनके बारे में अभी हमने बात कर ली। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो अभी जैसे मैं ये एनसीईआरटी के अंदर एक इमेज भी दी हुई है जिसके अंदर बताया हुआ है कि ग्लेशियर की पूरी एक जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है। देखिए माउंटेन्स के ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, आइस की जो शीट ऐसी पूरी दिखाई दे रही है, पूरी आइस स्प्रेड ऐसी दिखाई दे रही है, ये क्या है? ग्लेशियर वैली आप इसको कहोगे, जहां पे ग्लेशियर पूरा स्प्रेड हो रखा है। ठीक है, ओके, यस। तो उसके बाद में एक इंडिया के अंदर कहां कहां पे ग्लेशियर सिचुएटेड है उसके बारे में एक बॉक्स दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अभी अपन एक बार देखते हैं। वी हैव मेनी ग्लेशियर्स इन आवर कंट्री मूविंग डाउन द स्लोप एंड वैलीज इन हिमालयाज, हाई रीचेस ऑफ उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर आर प्लेसेस टू सी सम ऑफ देम। तो कहां कहां पे हमें देखने को मिलता है? हिमालयाज वाले सेक्शन में, और हिमालयाज वाले में भी स्पेसिफिकली अगर बात करें उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। डू यू नो वेयर वन कैन सी रिवर भागीरथी इज बेसिकली फेड बाय द मेल्ट वाटर्स फ्रॉम अंडर द स्नाउट गोमुख ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो भागीरथी रिवर निकल करके आ रही है वो किससे फेड हो रही है? मेल्ट वाटर से, है ना, ग्लेशियर से वो मेल्ट करते जा रहे हैं। मेल्ट करने के बाद में जो उनका वाटर आ रहा है उससे वो फेड होती है भागीरथी रिवर। अब जो फेड हो रही है वो भी कहां से? गोमुख है ना, गोमुख के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर जो है उससे वाटर मेल्ट होता रहता है और भागीरथी रिवर को फेड कर रहा है। उसके बाद में तो अलकापुरी जो ग्लेशियर है उससे क्या, अलकनंदा रिवर है, उसको वाटर फेड होता है ना। तो अलकनंदा रिवर को वाटर कहां से मिल रहा है? अलकापुरी ग्लेशियर से मिल रहा है। फिर अलकनंदा और भागीरथी जो दोनों मिलती है उसके बाद में उसका क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है, जो देवप्रयाग के अंदर। जैसे अगर हम यहां समझे, ये कोई भागीरथी रिवर आ रही है, ये भागीरथी रिवर आ गई, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई आपके पास में कौन सी आ गई है रिवर? अलकनंदा। ओके, तो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों रिवर्स आ गई, ये जहां पे मर्ज हो रही है, ठीक है ना, दोनों जहां पे कॉन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है, इस जगह का नाम है देवप्रयाग। और अब इस देवप्रयाग से जो नई रिवर हमें देखने को मिल रही है इसको हम क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो गंगा कहाँ पे बन रही है? देवप्रयाग के अंदर बन रही है। कौन कौन सी रिवर? भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर के उसको बना रही है। फिर अगर हम अलकनंदा की बात करें तो उसको कौन फीड कर रहा है? उसको अलकापुरी ग्लेशियर फीड कर रहा है, और भागीरथी को कौन फीड कर रहा है? गंगोत्री ग्लेशियर है वो फीड कर रहा है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है। चलिए, यस, फिर हमें क्या बताया हुआ है? ग्लेशियर्स के बारे में इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होंगे, थोड़ा उनके बारे में बात की हुई है। इरोजन बाय ग्लेशियर इज ट्रिमेंडस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कॉज्ड बाय शेयर वेट ऑफ द आइस। अब देखो क्या होता है, आइस आपको अपने आप में पता है कि बहुत ज्यादा हैवी है। अब जब वो बहुत ज्यादा हैवी है वो क्या करेगी? जैसे ये आपके पास माउंटेन्स थे, अब यहाँ से जितने भी ये आइस है, अब ये आइस जब नीचे ऐसा मूवमेंट करेगी तो क्या करेगी? इस पूरे माउंटेन के अंदर जितने भी मटेरियल है उसको भी अपने साथ में क्या करेगी? फ्लो करवाएगी। ये जितना भी यहाँ पे मटेरियल होगा उसको भी साथ में नीचे लेकर के आएगी। क्यों लेके आएगी? क्योंकि वहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, है ना, नीचे आएगी तो फ्रिक्शन फोर्स के साथ में उनको नीचे लेके आएगी। ठीक है, क्योंकि आइस में अपने आप में वेट ज्यादा होता है, आइस का भी तो वेट होता है ना, आइस का वेट ज्यादा होगा तो वो क्या करेगी? इसको साथ में लाएगी, फ्रिक्शन की वजह से इसको साथ में नीचे ले आएगी। द मटेरियल प्लग्ड फ्रॉम द लैंड बाय ग्लेशियर्स, यूजुअली लार्ज साइज्ड एंगुलर ब्लॉक्स एंड फ्रेगमेंट्स, get dragged along the floor or sides of the valley
एंड कॉज ग्रेट डैमेज थ्रू एब्रेशन एंड प्लकिंग। तो अब दो चीजें हमें बताइए, एब्रेशन और प्लकिंग के थ्रू क्या होगा, यहाँ से जो मटेरियल निकल करके आ रहा है ना, ये मटेरियल कौन सा होगा, ये थोड़ा बड़ा मटेरियल होगा, ठीक है। ये मटेरियल कौन सा होगा, थोड़ा बड़ा मटेरियल होगा, जो यहाँ पे लिखा है यूजुअली लार्ज साइज्ड एंगुलर ब्लॉक्स होते हैं और फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, फ्रिक्शन के साथ में नीचे आ जाते हैं। कौन, क्योंकि आइस का वेट ज्यादा लग रहा है तो उनको नीचे लेके आ जाते हैं, एब्रेशन के थ्रू और प्लकिंग के थ्रू, है ना। एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, वो रगड़ ऐसा खा रहा है तो उसके बाद में नीचे उसको लेके आ जाता है, क्योंकि आइस नीचे लेकर के आना चाह रही है। देन glaciers can cause significant damage to even unweathered rocks and can reduce high mountains into low hills and plain। अब देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअसली इसकी वेदरिंग करता रहेगा तो बाद में ये कैसा दिखने लग जाएगा, कुछ ये ऐसा दिखने लग जाएगा, देखो, है ना, ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। अब इतना जो ये पार्ट था वो कहाँ चला गया, पहले ऐसा था बाद में ऐसा दिखने लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कुछ पार्ट वो खत्म हो गया। वो किस वजह से खत्म हुआ, क्योंकि आइस का नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप के अंदर मूवमेंट हो रहा था, फ्रिक्शन की वजह से, एब्रेशन की वजह से उसने क्या किया, इस पूरे पार्ट की वेदरिंग कर दी, इसको साथ में लेके चला गया, ठीक है। तो अनवेदर्ड रॉक्स कैन रिड्यूस हाई माउंटेन इनटू लो हिल्स, है ना, लो हिल्स बन सकती हैं और वो प्लेन्स भी बन सकते हैं। इवेंचुअली जैसे जैसे इनकी वेदरिंग होती जाएगी, मटेरियल यहाँ से निकलता जाएगा, इसकी हाइट कम होती जाएगी, हाइट कम होने के बाद में हम क्या देखेंगे, नई शेप हमारे पास में आ गई है, ठीक है। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा है, इरोजन देखा है, इरोजन की वजह से हमारे पास में नई यहाँ पे शेप आ रही है। ओके, एज ग्लेशियर्स कंटिन्यू टू मूव, debris get removed, divides get lowered, and eventually the slope is reduced to such an extent that glaciers will stop moving, leaving only a mass of low hills and vast outwash plain along with other deposited features। तो अब जैसे जैसे ग्लेशियर्स क्या करते थे, मूव करते रहते हैं, उनके साथ में डिब्री भी चलती रहती है। डिब्री मतलब जितना मटेरियल यहाँ से इन्होंने क्या किया, एब्रेशन के थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू यहाँ से निकाला है, वो सारा इनके साथ में चलता रहेगा, है ना। तो धीरे धीरे इनकी क्या रहेगी, हाइट कम होती रहेगी, है ना। ग्लेशियर्स धीरे धीरे मूव करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूरा ऐसा एक प्लेन बन जाएगा और धीरे धीरे ग्लेशियर्स का मूवमेंट हमारे पास में कम हो जाएगा और बहुत बड़े बड़े हमारे पास में क्या प्लेन बन जाएंगे, जिनको आउटवाश प्लेन भी कहते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में हम इन डिटेल, ठीक है। तो ये क्या चीज होती है, डिपोजिशनल फीचर है। देखो यहाँ से तो इसने क्या किया, इरोजन करके हटा दिया मटेरियल को, कहीं ना कहीं तो आगे जाके इनको डिपॉजिट करेंगे, तो जहां डिपॉजिट करते हैं वहां आउटवाश प्लेन्स बनते हैं। ये सेम वही वाली बात है जैसे हमने रिवर के अंदर पढ़ा था ना, कि रिवर से क्या होता है, वाटर के साथ में वो इरोजन करके सारे सेडिमेंट्स को लेके जाती है, फिर प्लेन के फॉर्मेशन के टाइम, जैसे एलुवियल फैन हमने पढ़े थे, डेल्टा पढ़े थे, उस टाइम पे क्या कर रही थी, पूरा मटेरियल को वहां फैला दे रही थी ना, पूरे मटेरियल को वहां पे स्प्रेड कर दिया था। सेम वही बात यहाँ पे हो रही है कि जो ग्लेशियर्स की आइस है वो यहाँ से इरोजन के बाद में मटेरियल को, सेडिमेंट्स को ले जाकर के कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगी, जहां डिपॉजिट करेगी वहां आउटवाश प्लेन बन जाएंगे, और जहां डिपॉजिट किया तो हमने क्या कह दिया, डिपोजिशनल फीचर है, ठीक है। ओके, वेरियस ग्लेशियल, इरोजनल एंड डिपोजिशनल फॉर्म्स डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट। तो आगे हमारे पास में क्या है, इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यस, तो अब हम बात करें सबसे पहले इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। इरोजनल कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं उनको देखते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आ रहा है सर्क। तो सर्क आर द मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म्स इन ग्लेशिएटेड माउंटेन्स। द सर्क क्वाइट ऑफन आर फाउंड एट द हेड्स ऑफ द ग्लेशियल वैलीज। कहाँ मिलते हैं, ग्लेशियल वैलीज जहां पे स्टार्ट हो रही होती है वहां पे हमें मिलते हैं, ठीक है। द एक्यूमुलेटेड आइस कट्स दीज सर्क व्हाइल मूविंग डाउन द माउंटेन टॉप्स। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए आपके पास माउंटेन्स है और यहाँ पे क्या है, ये पूरी आइस लगी हुई है, तो आइस क्या करेगी, जैसे जैसे यहाँ से हटती रहेगी वो यहाँ से मटेरियल को भी यहाँ से लेके निकलेगी। अब जैसे जैसे मटेरियल को लेके निकली तो इसकी कुछ शेप तो वो चेंज कर ही देगी, है ना। तो अब जो शेप हमारे पास में चेंज होकर के आ रही है, तो ये कुछ इसकी शेप चेंज होकर आ गई, सीधा नहीं रह के जो ये इतना इतना पार्ट था वो हट गया है ना हमारे पास में, ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट इसका क्या हट गया है। अब जो पार्ट हटा है उसकी वजह से नई शेप बन गई, इरोजन की वजह से नई शेप बन गई है ना, तो सर्क हमारे पास में बन के आएंगे। दे आर डीप, लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ्स और बेसिन्स with very steep concave to vertically dropping high walls at its head as well as sides। तो कि जैसे कॉन्केव जैसी शेप बनी है, मैंने आपको बताया था ये अंदर वाली शेप कैसी होती है, कॉन्केव शेप होती है ना। ये अंदर वाली शेप को आप क्या बोलते हो, कॉन्केव बोलते हो। तो कॉन्केव जैसी शेप यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई देती है। A lake of water can be seen quite often within the cirque after the glacier disappears। तो जैसे ये हमारे पास में ग्लेशियर्स के आगे मूव कर जाएंगे उसके बाद में क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक लेक सी बन जाएगी, है ना, जिसको आप क्या टार्न लेक भी बोलते हो। अब देखो ये आपके पास में माउंटेन्स है, अब इन माउंटेन्स में क्या हुआ, ये जो पूरा पार्ट है ना, वहां से आप देख रहे हो आइस मेल्ट होकर के आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। जो आइस मेल्ट होकर के आगे की तरफ शिफ्ट हुई है, यहाँ पे भी आइस मेल्ट होकर आगे की तरफ शिफ्ट हुई है, तो इनका शिफ्ट होने की वजह से इरोजन हो गया, यहाँ से मटेरियल
निकल करके, सेडिमेंट्स निकल करके आगे चले गए, है ना। तो अब ये जो शेप बन रही है इसको हम क्या कहेंगे, सर्क कहेंगे। अब जैसे ये वाला पार्ट है तो यहाँ आइस एक्यूमुलेटेड रह गई, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाए, आइस इकट्ठा हो जाए तो उसके बाद में लेक बन जाएगी ये, है ना। इसको टार्न लेक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टार्न लेक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में अब शेप थी इस तरीके से, उसके अंदर वेदरिंग होने के बाद में इसकी शेप कुछ ऐसी रह गई, ये इतना इतना पार्ट हट गया। अब ये जो हटा हुआ पार्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो हमें हटा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्क बोलेंगे, ठीक है। तो सर्क बोलेंगे। Such lakes are called cirque or tarn lakes. These can be two or more cirques, one leading into another down below a stepped sequence. तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली हमारे पास में ऐसे सर्क हो सकते हैं जिनके अंदर, है ना। तो हम ऐसे देख रहे हैं ना कि ये देखो पूरा माउंटेन, इसके इधर भी ऐसा हमें दिखाई दे रही है शेप, और इधर भी ऐसा ही कुछ होगा। जैसे यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ भी ऐसा ही कुछ हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, सर्क इनको हम बोलेंगे, है ना। चेयर जैसी शेप होगी बेसिकली ना, कॉनकेव शेप है, चेयर जैसी शेप हमें देखने को मिल गई। यहाँ जो लेक बन रही है ये वाली, तो बोलते हैं टार्न लेक, है ना। क्या बोलते हैं, टार्न लेक, टार्न लेक, सर क्या, टार्न लेक इनको बोलेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में हॉर्न्स एंड सिरेटेड रिजेस। तो हॉर्न्स एंड सिरेटेड रिजेस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म का ही टाइप है। हॉर्न्स फॉर्म थ्रू हेडवर्ड इरोजन ऑफ द सर्क वॉल्स, ठीक है। हॉर्न कब बनेंगे, जब हेडवर्ड इरोजन हो जाएगा सर्क वॉल्स का ही। इफ 3 or more radiating glaciers cut headward until their cirques meet, high sharp pointed and sided peaks called horn form. तो हॉर्न यहाँ पे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं अभी उनको हम देखेंगे। The divides between cirque, side walls or head walls get narrowed because of progressive erosion and turned into serrated or saw-toothed ridges, sometimes referred to as aretus, with very sharp crest and a zigzag outline. तो अब देखिए एरेटस बनता है यहाँ पे, और हमारे पास में हॉर्न बनेंगे, ठीक है। सेरेटेड रीजेस के पास में एरेटस बनेंगे ना। सेरेटेड रीजेस क्या होते हैं उनको भी हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे अब ये जो हमारे पास में, देखिए अब क्या हो रहा था इसके अंदर, इस पूरे माउंटेन के अंदर जो ग्लेशियर्स थे ना, उन ग्लेशियर्स का जो मूवमेंट था वो नीचे की तरफ कहीं हो गया होगा, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से पूरे सेडिमेंट्स को वाइप आउट कर दिया है। तो अब जो हमें यहाँ पे जो शेप देखने को मिल रही है, उनको अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था टार्न लेक्स बनती है यहाँ पे, है ना। जो टार्न लेक बन रही है उसके साथ साथ में क्या बन रहा था, सर्क बन रहा था यहाँ पे, है ना। तो सर्क और टार्न लेक वाली देखो ये जो सिचुएशन आ रही थी, अब इसी के अंदर हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं ना। ये जो शेप हमारे पास में यहाँ हमें दिखाई दे रही है, ऐसी ही तो शेप हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये हमारे पास में शेप बन चुकी है सर्क की या टार्न लेक की, उसके अंदर जो टॉप रह जाता है हमारे पास में, माउंटेन का जो टॉप रह जाता है, उस टॉप का नाम क्या हो जाता है, हॉर्न नाम हो जाता है उसका। देखो ये जो टॉप रह गए, इन टॉप का नाम को हम क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। यानी वो माउंटेन्स जिसके अंदर से इरोजन हो चुका है, ग्लेशियर्स आगे मूव कर चुके हैं, मूव करने के बाद में यहाँ से जो हमारे पास में अब जो शेप बच रही है, अब जो शेप आ रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे टॉप तो नाम हो रहा है उसका हॉर्न, ठीक है। और अरेटस क्या हो जाएंगे, जो ये रिज हमें दिखाई दे रही है ना ऊपर ऊपर की, जो ये टॉप, ये एक साइड की, इसके इधर भी यहाँ पे सर्क बना हुआ है, इधर भी यहाँ पे सर्क बना हुआ है, दोनों तरफ सर्क बने हुए, लेकिन बीच का पार्ट खड़ा रह गया, उसको आप क्या बोलेंगे, अरेटस बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो फिर से इस तरफ भी सेम यही चीज है, यहाँ पे भी सर्क बना हुआ है, इधर भी सर्क बना हुआ है, दोनों तरफ सर्क बनने के बाद में आपको जो बीच का ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, जो ऊपर से एक रिज से दिखाई दे रही है, एकदम जो बिल्कुल तीखा तीखा सा जो एक पूरा पार्ट ऊपर का दिखाई दे रहा है ना, इसको अरेटस बोलेंगे, ठीक है। और जो माउंटेन की जो हमारे पास में टॉप रह जाती है, जो टॉप हमारे पास में बची हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किसके बारे में बात करी, हॉर्न के बारे में हमने बात करी, अरेटस के बारे में हमने बात करी, सर्क के बारे में हमने बात करी, और टार्न लेक्स के बारे में हमने बात करी। ये चारों चीजें क्या है, ये चारों हमारे पास में इरोजनल लैंडफॉर्म के टाइप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अगर मान लो हम बात करूं तो ये मेरे पास में पार्ट क्या हो जाएगा, ये हॉर्न हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं इस वाले पूरे पार्ट की, ये जो मेरे पास में ऐसे आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, ये पूरा ऐसे सेक्शन आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, अरेटस हो जाएगा, है ना, अरेटस हो जाएगा। तो ये अरेटस होने के साथ साथ में हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो हमारे पास में दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इधर सर्क बनने चाहिए, दोनों तरफ सर्क बन जाएंगे। उसके बाद में जो ऊपर का जो ऐसा पूरा पतला सा रिज हमें दिखाई देगा, उसको हम बोलेंगे अरेटस, ठीक है। और जो कैप हमारे पास में, जो टॉप हमारे पास में रह जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे हॉर्न बोल देंगे, ठीक है जी। तो हॉर्न और अरेटस अभी हमें समझ आ चुके हैं। सर्क के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसके साथ साथ हमने टार्न लेक के बारे में पढ़ लिया था। अब देखो ये जो डिप्रेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इस डिप्रेशन में ये जो पूरी लेक बनेगी उसको हम क्या बोल देंगे, टार्न लेक, क्या बोल देंगे, टार्न लेक, ठीक है। तो टार्न लेक, सर्क, अरेटस और हॉर्न, ये चारों कौन से हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म का टाइप है। ये
इरोजनल लैंडफॉर्म का टाइप है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो ये हमारे पास में फिर से है ना, जो टॉप हमारे पास बच गया है, जो भी पूरा इरोजन होने के बाद में, ग्लेशियर का मूव करने के बाद में जो सेडिमेंट्स यहाँ से निकल गए, उसके बाद में जो टॉप यहाँ पे रह गया उसको हम बोल रहे हैं हॉर्न, वो हो जाएगा हॉर्न। अरेटस क्या है, देखो यहाँ पे सर्क बन गया और इधर भी सर्क बन जाए, ये दोनों तरफ सर्क बन जाए, दोनों तरफ सर्क बनने के बाद में जो ऊपर पर पूरा का पूरा एक रिज रह रहा है उसको क्या बोलेंगे, अरेटस बोलेंगे, है ना। ये जो फिर से इसको हम क्या बोल देंगे, हॉर्न बोल देंगे, है ना। यहाँ पे जो पूरा सर्क के बीच के अंदर अगर हम डिप्रेशन के अंदर बात कर रहे हैं, पूरी जो लेक, ये टार्न लेक बनी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से टार्न लेक, अरेटस, हॉर्न और सर्क के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, ये वही एनसीईआरटी के डायग्राम के अंदर भी हमें यही चीज को दिखाया हुआ है ना। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये अरेटस हमारे पास में ऐसे बनेंगे, ये पूरा एक अरेटस है, इसके इधर और इधर दोनों तरफ क्या है, सर्क है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे डैश लाइन दिखा रहा है ना कि ये ऐसे बाहर आ रही है डैश लाइन, तो ये क्या है, ये दिखा रहा है सर्क बने हुए इधर। ठीक है, आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे ऊपर जो अरेटस लिखा हुआ है उसके जस्ट पास में ऐसे ये एक ऐसे लाइन करके उसके यूं दोनों तरफ ऐसे लाइंस दिखाई हुई है, तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे सर्क बने हुए ऐसा दिखाने की कोशिश कर। ठीक है, सर्क बने हुए ऐसा दिखाने की कोशिश कर। तो वो हमने बात कर ली। हॉर्न क्या होंगे, जो ये हमारे पास है माउंटेन की जो टॉप रह जाएगी, पीक रह जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉर्न बोलेंगे। ठीक है, सर्क के बारे में हम बात कर चुके हैं और यहीं पे हमें टार्न जो लेक बन जाएगी। ये जो पूरा ग्लेशियर है वो आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा तो वो पूरी आगे फिर क्या बनाएगा, आउटवास्ट प्लेन्स को भी बनाएगा। ये क्या है, डिपोजिशनल फीचर है, इनके बारे में आगे अभी हम बात करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी हैं क्लियर हो गई होगी। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विनसम डिजिटल लर्निंग।